सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 132वीं जयंती है और पूरा देश ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी रहते हैं, हर जगह बड़ी धूमधाम से डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। ये हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर बाबा साहब ने हमारे समाज को कहाँ से कहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया और हम सभी का क्या दायित्व है। इस डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर हमारे बहुत सारे साथी जो चाहते हैं कि मीटिंग में, सेमिनार में कोई स्पीच दें, तो स्पीच में किन बिंदुओं का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, ये आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये मान लीजिए कार्यक्रम ग्राम लेवल का है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जहां अभी भी बाबा साहब के जयंती कम ही मनाई जाती रही होगी, या हो सकता है कि पहली बार मनाई जा रही हो। तो ऐसे में ऐसे स्थान पर जहां पर पहली बार डॉक्टर अंबेडकर जयंती का समारोह किया जा रहा है, तो वहाँ पर बाबा साहब के जीवन परिचय को अवगत कराना हमारा परम दायित्व, परम कर्तव्य बनता है। सामान्य साथियों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ छावनी में होता है। धीरे धीरे कर बाबा साहब बड़े होते हैं और उस समय बचपन का नाम भीमा पुकारा जाता था। आपको मालूम है कि बाबा साहब का बचपन में पालन पोषण उनकी चाची ने किया, क्योंकि माँ बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी। बाबा साहब अपने भाई बहनों में अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इस बात को भी हमें समाज को अवगत कराना है। बाबा साहब पढ़ने में यूँ कहें कि बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि वो अन्य सामान्य, अपने समुदाय के जो सामान्य लड़के थे उन्हीं के बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि सामान्य बुद्धि के ही थे, ऐसा बाबा साहब कहते थे। लेकिन एक लगन थी पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति, जो बाबा साहब के अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसलिए जब बाबा साहब पढ़ने लायक हुए, स्कूल जाने लायक हुए, तो स्कूल में जब एडमिशन दिलवाने गए बाबा साहब के पिताजी, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों को भी समाज को बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में उस तरह की कठिनाइयाँ नहीं हैं। जब हम विद्यालय में एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसी कोई कठिनाई हमें सामना नहीं करना पड़ता है जो बाबा साहब के समझ आई थी। बाबा साहब का एडमिशन कुछ शर्तों के अधीन हुआ था, इस बात को भी हमें समाज को बताना होगा। अब वो शर्तें, 5 शर्तें रखी गई बाबा साहब के समक्ष, और उन शर्तों को मानने के बाद ही एडमिशन की शर्त थी। तो वो शर्तें आप सभी लोग अगर नहीं जानते हैं तो समाज को हमें अवगत कराना बेहद ज़रूरी है। पहली शर्त रखी गई थी कि ये बालक का एडमिशन तो होगा विद्यालय में, लेकिन उसको क्लास के बाहर बैठना होगा। ऐसी जगह बैठना होगा जहाँ पर अन्य बच्चों के जूते चप्पल निकाले जाते हैं, वहाँ बैठकर उसको सभी बच्चों से अलग बैठकर पढ़ना होगा। सोच कर देखिए, अगर ये शर्त हमारे समझ, हमारे बच्चों, अपने बच्चों के हम एडमिशन दिलवाने जाएं और वहाँ पे रखी जाए तो कैसी गुजरेगी हमारे मानस पटल पर, कैसे फेस करेगा वो बालक या बालिका जिसका हम एडमिशन दिलवाने जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने, क्योंकि पढ़ने की ललक थी, पढ़ना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने इस शर्त को स्वीकार किया। दूसरी शर्त ये रखी गई कि ये सभी बच्चों के साथ, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में, उन बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, बल्कि ये अकेले खेलेगा। बैठने के लिए अपने स्वयं की टाट फट्टी घर से लाएगा।
किसी भी कीमत पर अन्य बच्चों के साथ लंच नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से पानी की व्यवस्था उसकी अलग होगी। तो इस तरह की शर्तों से जूझते हुए बाबा साहब का एडमिशन विद्यालय में हुआ और वो दिन था 7 नवंबर सन 1900। 7 नवंबर को इसलिए विद्यार्थी दिवस के रूप में पूरा बहुजन समाज मनाता है, पूरे भारत में मनाया जाता है। इस बात को भी हमें समाज को बताना होगा। इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, बाबा साहब जब मैट्रिक पास करते हैं तो उन्हें बुद्ध चरितम नाम की एक किताब भेंट की जाती है और उसका बाबा साहब के मानस पटल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और तभी से वो ये ठान लेते हैं मन में कि वो पूरे जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और किया भी। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब पढ़ने के लिए जाते हैं बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा दी गई स्कॉलरशिप से पढ़कर जब वापस आते हैं भारत, क्योंकि इंग्लैंड में पढ़कर बाबा साहब जब वापस लौटते हैं तो वहाँ के माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत बड़ा अंतर था। ये बात उस समय बाबा साहब संभवतः नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन ये शर्त बाबा साहब के समक्ष रखा गया था सयाजीराव गायकवाड़ की तरफ से कि वो स्कॉलरशिप जो उनको दी गई है पढ़ने के लिए, वो इस शर्त पर है कि वो जब पढ़कर लौटेंगे तो उनके राज्य में वो नौकरी करेंगे। बाबा साहब जो लौट कर आते हैं तो बाबा साहब को सेना सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। सेना सचिव के पद पर नियुक्ति बाबा साहब को मिलती है। बाबा साहब को ऐसा लगता है कि वो चूँकि इंग्लैंड से पढ़कर आए हैं और ऐसे में उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, बल्कि उनका मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन स्टेशन पर जैसे पहुंचते हैं, बड़ौदा स्टेशन पर कोई रिसीव करने के लिए नहीं आता है, तो बाबा साहब चौंकते हैं इस बात को जानकर और बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से मिलते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि हम पढ़कर आए हैं और आपके जो वादे के मुताबिक हम आपके राज्य में नौकरी करेंगे। तो बाबा साहब को सेना के सचिव पद पर नियुक्ति दे दी जाती है। हालांकि महाराजा चाहते थे कि वित्त मंत्री का दायित्व उन्हें दें, लेकिन चूंकि अभी पहली ज्वाइनिंग थी तो इसलिए अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से सेना के सचिव पद पर बाबा साहब को नियुक्ति दी गई। लेकिन जैसे ही बाबा साहब ऑफिस में पहुंचते हैं तो जब फाइल डिमांड करते हैं चपरासी से, तो फाइल भी बाबा साहब को फेंक कर दी जाती है, जो देखकर बाबा साहब चौंक जाते हैं। वो यहाँ तक कि कहते हैं चपरासी से कि आपको मालूम नहीं कि मैं आपको बर्खास्त भी कर सकता हूँ, इतने बड़े पद पर हम कार्यरत हैं। लेकिन जवाब मिलता है कि आप भले को हमें बर्खास्त कर दें, लेकिन आप अछूत हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये बाबा साहब को नसीहत दे दी जाती है। इतना ही नहीं, पानी जब मांगा जाता तो पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाबा साहब के पानी की अलग व्यवस्था होती थी। फाइल फेंक कर देना, पानी न पिलाना, बल्कि अलग व्यवस्था करना, ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी जो बाबा साहब को असहज करने लगी। और इतना ही नहीं, जब उन्हें कमरा किराए पे नहीं मिला तो जाके पारसी सराय में रुके, लेकिन वहाँ पर भी किस तरह से लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर रात के 12 बजे विवश कर दिया बाबा साहब को वहाँ से निकलने के लिए। इन सब चीज़ों ने बहुत असहज किया बाबा साहब को और बाबा साहब मुश्किल को 1 हफ्ते भी नौकरी नहीं कर पाए, जो उनको कई सालों तक करना था। अंततः महाराजा गायकवाड़ से बाबा साहब मिलते हैं और क्षमा प्रार्थी होते हुए कहते हैं कि हम नौकरी नहीं कर पाएंगे,
आपकी दी हुई स्कॉलरशिप हम धीरे धीरे कर उसको वापस कर देंगे आपको। तो ये कहकर बाबा साहब वहाँ से रवानगी लेते हैं। लेकिन रात के 12 बजे कहाँ कौन, कोई ट्रेन नहीं थी उस समय, ट्रेन 4 घंटे लेट थी। तो बड़ौदा में ही एक बाग में बरगद के पेड़ के नीचे बाबा साहब बैठकर समय बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो परिस्थितियाँ उन्होंने यहाँ पे सहन की, असहनीय परिस्थितियों को, उनको याद कर करके फूट फूट कर रोने लगते हैं। और उसी समय वो दिन था 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब संकल्प लेते हैं कि जब हम इतना पढ़ लिख कर भारत देश में आए और मेरे साथ इतना शोषण अत्याचार जब हुआ है तो आम जनमानस की स्थिति क्या होगी, आम जनमानस की स्थिति क्या होगी। इस बात को बाबा साहब कहकर एक संकल्प लेते हैं। और सम्मानित साथियों, वो संकल्प जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी संकल्प की बदौलत बाबा साहब ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया बहुजन समाज के लिए। तो उस दिन बाबा साहब संकल्प लेते हैं कि मैं जीवन पर्यंत अपने समाज को, अस्पृश्य समाज को, जिसको अछूत समाज कहते हैं, उसको समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार दिलाने के लिए जातिवाद और शोषण अत्याचार से मुक्ति के लिए जीवन पर्यंत कार्य करूंगा और इस अस्पृश्य समाज को सम्मान दिलाने का कार्य अपने जीते जी करूंगा। यदि ऐसा मैं नहीं कर पाया तो स्वयं को गोली मार लेंगे, ऐसा बाबा साहब वहाँ पर संकल्प व्यक्त करते हैं। और हम इस बात का एनालिसिस करें, बाबा साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर इस बात का एनालिसिस करें, क्या बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया? बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत पूरा किया। ये हम 100% इस गारंटी के साथ कह सकते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया बहुजन समाज के लिए। और कितना संघर्ष किया, इसके लिए हमें बाबा साहब को पढ़ना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा साहब को पढ़ने के लिए हमारे पास साहित्य मौजूद है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय की अगर हम बात करें तो ये सबसे अच्छा माध्यम बाबा साहब को जानने का है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय को पढ़ें। और आज का जो हम आपको बता दें, नियमित तौर पर आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, आवाज़ का ऑफिशियल इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो मिल रहा है, वो इसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के विभिन्न खंडों के माध्यम से आपको नियमित पहुंचाया जा रहा है। इसलिए बाबा साहब को यदि जानना है तो 2-4-10 मिनट में बाबा साहब को जानना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा। तथागत बुद्ध इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले आप जाने किसी चीज़ को तभी उसको माने। तो यही बात यहाँ पर बाबा साहब को लेकर भी लागू होती है। बाबा साहब के बारे में जाने, और जानने का सबसे उपयुक्त माध्यम है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है। इसलिए आप उसको जरूर अध्ययन करें, क्योंकि बाबा साहब को जानने के लिए इससे बेटर और कोई तरीका नहीं है। तो आज का ये जो वीडियो है, मेरा ये उद्देश्य था कि हम बाबा साहब के बारे में बेसिक जो नॉलेज है उसको ज़रूर जानें। लेकिन कितना भी हम बाबा साहब के बारे में बताएं तो घंटे 2 घंटे में काम नहीं चलेगा। इसलिए इसी अनुरोध के साथ कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर आप ये संकल्प लें कि बाबा साहब को हमें जानना होगा, जानने के लिए हमें पढ़ना होगा। इस संकल्प को लें और इस संकल्प को आप पूरा करें। अगले साल 1 साल बाद जब आप डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाएं तो आपके पास
बाबा साहब के जाना हुआ ऐसा नॉलेज हो जिसको आप समाज में बांट सकें, ऐसा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ आज का इस वीडियो को हम समाप्त करने से पहले एक बार पुनः 132वीं जयंती पर बाबा साहब की आप सभी को बहुत बहुत कोटिशा मंगल कामनाएं देते हैं। पुनः नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।